हेलो फ्रेंड्स, कंपटीशन पॉइंट में आपका स्वागत है। यह अर्थशास्त्र की दूसरी क्लास है। इसमें हम अर्थशास्त्र से संबंधित कुछ शब्दों को पढ़ेंगे। पहला है आर्थिक समृद्धि। एक निश्चित समय अवधि में एक अर्थव्यवस्था में होने वाली वास्तविक आय में वृद्धि आर्थिक समृद्धि कहलाती है। यह अर्थव्यवस्था की मात्रात्मक प्रगति है। जैसा कि हम मान लेते हैं कि 2018 में किसी देश की अर्थव्यवस्था की जीडीपी 100 थी। 2019 में वो बढ़ के 107 हो गई, तो आर्थिक जो समृद्धि है वो 7% होगी। और 2020 में वो बढ़ के 115 हो गई, तो आर्थिक समृद्धि 7.47% होगी। दूसरा शब्द है आर्थिक विकास। यह एक व्यापक अवधारणा है। किसी अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समय में होने वाले गुणात्मक प्रगति को आर्थिक विकास कहते हैं। गुणात्मक प्रगति क्या होता है? जैसे कि किसी देश में क्या साक्षरता है, क्या जीवन प्रत्याशा है, क्या स्वच्छता का स्तर है, इत्यादि। आर्थिक विकास ही मानव विकास कहलाता है। यह एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है। तीसरा शब्द है सतत विकास। विकास की ऐसी प्रक्रिया जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का ऐसा प्रयोग करना है कि वर्तमान की पूरी आवश्यकता भी पूर्ण हो जाए और आने वाली पीढ़ी के लिए वो बचा भी रहे, वो होता है सतत विकास। सतत विकास लक्ष्य वर्ष 2017 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 70वीं बैठक में 2030 सतत विकास हेतु एजेंडे के तहत 17 सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किए गए, जिनमें से पहला है गरीबी उन्मूलन। सतत विकास लक्ष्य से हमेशा ही प्रश्न आते हैं। इनके 17 लक्ष्य याद करने होंगे सभी को। दूसरा है भूखमरी की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा, सतत कृषि। तीसरा है बेहतर स्वास्थ्य। चौथा है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। पांचवा है लैंगिक समानता। छठा है स्वच्छ जल और स्वच्छता। सातवां है सस्ती एवं प्रदूषण मुक्त ऊर्जा। आठवां है उत्कृष्ट कार्य एवं आर्थिक वृद्धि। नौवां है नवाचार एवं बुनियादी सुविधाएं। 10वां है असमानताओं में कमी। 11वां है संवहनी शहर और समुदाय। 12वां है संवहनी उपभोग और उत्पादन। 13वां है जलवायु कार्रवाई। 14वां है जलीय जीवों की सुरक्षा। 15वां है थलीय जीवों की सुरक्षा। 16वां है शांति, न्याय एवं सशक्त संस्थाएं। 17वां लक्ष्य हेतु भागीदारी। यह यूएन की 70वीं बैठक में इसे निर्धारित किया गया है। यह 2030 के लिए लक्ष्य है। इसको सभी को याद करना है। अगला शब्द है मुद्रास्फीति। वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में निरंतर बढ़ोतरी की दशा, जिससे कि वह मुद्रा की क्रय क्षमता में कमी उत्पन्न हो, वह मुद्रास्फीति कहलाती है। आम भाषा में इसे महंगाई भी कहते हैं। मुद्रास्फीति के प्रकार ये 2 प्रकार का होता है। पहला है मांग जनित मुद्रास्फीति। मांग में बढ़ोतरी होने के कारण यह होता है। मांग में बढ़ोतरी किस कारण हो सकती है? जैसा कि पहले देख सकते हैं, आय के वृद्धि के कारण हो सकती है, रोजगार के वृद्धि के कारण, और कम ब्याज दर पर आसानी से मिलने वाले ऋण के कारण। इनके कारण मांग बढ़ सकती है, तो इससे मांग जनित मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था में होगी। दूसरा है लागत जनित मुद्रास्फीति। इसमें है उत्पादन की प्रक्रिया में लागत के बढ़ने के कारण होती है। इसे आयातित मुद्रास्फीति भी कहते हैं। जैसा कि हम मान लेते हैं कि पेट्रोल या डीजल जो भी विदेशों से भारत में आता है, अगर उनके दाम बढ़ जाएंगे तो यहाँ पे कास्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाएगा, तो इससे भी मुद्रास्फीति बढ़ेगी। यह होती है आयातित मुद्रास्फीति, मांग जनित मुद्रास्फीति। तीसरी है संरचनात्मक मुद्रास्फीति। यह स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन इसे बोलते हैं। संरचनात्मक समस्याओं के कारण उत्पन्न होती है, जैसे कि अच्छी सड़कों का ना होना, भंडारण की सुविधा का ना होना, जमाखोरी होना, काला बाजारी होना, और सामूहिकरण, कार्टेलाइजेशन। कुछ लोग मिलकर जो सामान को इकट्ठा कर लेते हैं, मार्केट में नहीं जाने देते हैं, वो कार्टेलाइजेशन या सामूहिकरण कहलाता है। इनके कारण भी मुद्रास्फीति बढ़ती है।
अब दर के आधार पर मुद्रास्फीति पहली है रेंगती हुई मुद्रास्फीति, यह 3% तक होती है, अच्छी मानी जाती है। ये आमतौर पर डेवलप्ड नेशन का गोल होता है। दूसरी है चलती हुई मुद्रास्फीति 3 से 10%, ये डेवलपिंग नेशन में ज़्यादातर देखी जाती है। चौथी है भागती हुई मुद्रास्फीति, ये 10% से ज़्यादा होती है, ये इसे अच्छा नहीं माना जाता है। चौथा है चरम मुद्रास्फीति, यह 30% से ज़्यादा होता है। इस कारण ये मतलब बहुत तेज़ी से मुद्रा की वैल्यू गिर जाती है और महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है। ये बहुत ही बेकार माना जाता है चौथी वाली। अब मुद्रास्फीति से संबंधित कुछ शब्द। पहला है अपस्फीति, यह वस्तुएं एवं सेवाओं के मूल्य में निरंतर कमी, ये मुद्रास्फीति का ठीक उल्टा है। यह बेरोजगारी के बढ़ने के कारण होता है, अर्थव्यवस्था के चरम पे पहुंचने से होता है, जैसे कि अर्थव्यवस्था सैचुरेट हो गई हो, जैसा कि आजकल जापान का केस है। जापान में अपस्फीति की हमेशा से प्रॉब्लम बनी रहती है। अर्थव्यवस्था मुद्रा आपूर्ति की कमी से, अर्थव्यवस्था में अगर मुद्रा की कमी हो जाए तो भी डिफ्लेशन आने की संभावना रहती है। फिर है डिसइन्फ्लेशन, इसमें मूल्यों में वृद्धि दर होती रहती है, लेकिन वो जो दर होती है लगातार गिरती जाती है। जैसे कि किसी क्वार्टर में 10% बढ़ी और अगले क्वार्टर में 8%, फिर 7%, गिरती हुई दर से। इसमें मुद्रास्फीति रहती है, मतलब वो बनी रहती है। संस्फीति रिफ्लेशन, अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के फलस्वरूप मांग के बढ़ने तथा मूल्य में फिर से बढ़ने को संस्फीति कहते हैं। मतलब सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों से, अगर गिरती हुई अर्थव्यवस्था में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से फिर से मांग बढ़ने लगती है और मूल्य बढ़ने लगते हैं, इन्फ्लेशन की स्थिति अगर शुरू हो जाती है तो वो संस्फीति कहलाती है। समृद्धि रहित मुद्रास्फीति, ये स्टैगफ्लेशन कहते हैं। समृद्धि के घटने के बाद भी मुद्रास्फीति के बढ़ने को समृद्धि रहित मुद्रास्फीति कहते हैं। जैसे कि किसी देश में जीडीपी गिर रही है फिर भी इन्फ्लेशन बढ़ रहा हो तो वो स्टैगफ्लेशन कहलाता है। इसके कारण बेरोजगारी बढ़ने के कारण ये ज़्यादातर होता है। फिलिप्स वक्र बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच में संबंध को दिखलाता है। मुद्रास्फीति की गणना 2014 के पूर्व WPI के द्वारा इसकी गणना की जाती थी। 2014 के बाद अब CPI के द्वारा इसे मापी जाती है। उर्जित पटेल कमेटी ने इसे सुझाव दिया था, तो 2014 के बाद से इसे लागू कर दिया गया। लेकिन WPI की गणना आज भी होती है। अभी उसमें 657 वस्तुओं को नापा जाता है, जिसमें प्राथमिक वस्तुएं 117 हैं, विनिर्मित वस्तुएं 564 हैं और ईंधन और ऊर्जा के 16 वस्तुएं हैं। WPI का आधार वर्ष 2011-12 है। WPI को वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। इसमें अप्रत्यक्ष कर को नहीं जोड़ा जाता है। दूसरा है CPI। CPI में कई डेटा हैं, जैसा कि CPI इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए IW, इसका आधार वर्ष 2016 है। यह 78 इंडस्ट्रियल शहरों में इसको नापा जाता है। सरकार इसे इसलिए नापती है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें महंगाई भत्ता इसी के आधार पर दिया जाता है। CPI एग्रीकल्चर लेबरर और CPI रूरल लेबरर, इन्हें लेबर ब्यूरो मतलब इंडस्ट्रियल वर्कर, एग्रीकल्चरल लेबरर और रूरल लेबरर, इन्हें लेबर ब्यूरो द्वारा नापा जाता है। और इसका एक जो चौथा है CPI अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉय, इसे CSO नापता है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। CPI अर्बन में 310 शहर को नापा जाता है। CPI रूरल में 1183 गांव का डेटा लिया जाता है। और CPI अर्बन CPI रूरल को मिला के CPI कंबाइंड CPIC बनाया जाता है, जिसका आधार वर्ष 2011-12 है। इसमें खाद्यान्न एवं पेयजल, पान सुपारी एवं तंबाकू, आवास, बेडिंग, वस्त्र, जूते चप्पल, ईंधन, ऊर्जा, दूरसंचार, परिवहन, चिकित्सा, शिक्षा, मनोरंजन इत्यादि। इसमें सर्वाधिक भार
खाद्यान्न एवं पेय पदार्थ का होता है। पहले NSSSO और CSO ये दो संस्थाएं थी, अब इन्हें मिलाकर NSO नामक संस्था बना दी गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।